हम अपने हर दिन बहुत से लोगों से मिलते हैं, कभी घर परिवार में, कभी आसपास, कभी सड़क पर चलते, कभी ऑफिसेज में। कुछ लोगों को हम जानते हैं और कुछ हमसे अनजान हैं। लेकिन हमें एक चीज़ से अनजान है कि उन चेहरों के पीछे कभी मुस्कुराता चेहरा हो सकता है, कभी नम आंखें हो सकती हैं, कभी चुप से लफ्ज़ हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे की ये कहानी क्या एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी और तरीके की मेंटल इलनेस के साथ तो नहीं जुड़ी हुई? भीड़ में ये खामोश से लोग कौन हैं? कहीं ये मैं और आप तो नहीं? नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज के इस हेल्थ शो में हम कुछ यही बातें करेंगे जिसके विषय में बात करना ज़रूरी है, उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये विषय, ये अध्याय मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और आज हम यही बात करेंगे। हमारे साथ हमने एक स्पेशल हमारे गेस्ट को बुलाया है जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं, डॉक्टर असीम मेहरा, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक्स PGI-MER से हमारे साथ हैं। मनोचिकित्सा विभाग अपने आप में एक इतना बड़ा विभाग है, मुझे जैसे लगता है कि सारे विभाग उससे जुड़े हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आप हमसे जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत। मैं भी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मनोचिकित्सा आज के समय में एक सिर्फ महत्वपूर्ण विभाग नहीं है, सिर्फ एक संस्थान से लिमिटेड नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है और जिसके बारे में लोग अभी तक अनजान हैं या उनको इस बारे में पता नहीं है। डॉक्टर असीम, जैसे हमने बात की थी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ की बात अब कुछ दिनों से हम करने लगे हैं, उसके विषय में जागरूकता भी फैल रही है, लेकिन फिर भी ये विषय बहुत भारी है और कहीं ये विषय खामोश भी है। तो शुरुआत करते हैं कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, ये क्या है? डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। कहने को तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर या मानसिक परेशानियां बोलते हैं, तो उसमें से एक प्रकार की ये बीमारी है डिप्रेशन। डिप्रेशन में होता क्या है कि इंसान आमतौर पे लोगों से उस तरह से, जिस तरह से एक इंसान रहता है अपनी दिनचर्या में, उस तरह का नहीं रहता है। कम बातें करता है, अलग थलग सा रहता है। किसी भी चीज़ में उसको जो इंटरेस्ट आना चाहिए, जिस चीज़ को वो इंजॉय कर पा रहा था, जिस चीज़ों में वो खुशी से भाग ले पा रहा था, उसमें वो उस प्रकार का इंजॉयमेंट नहीं ले पाता है। और हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख वाली परिस्थिति है, दुख वाली है, वो हर परिस्थिति में दुखी रहता है। तो डॉक्टर, एक आप जैसे आपने बताया कि वो इंसान दुखी रहता है और ऐसा ही दिखाई देता है, प्रोमिनेंटली पता चल जाते हैं उसके लक्षण, चुप चुप रहता है। अभी आए दिन एक और शब्द है ब्रेन फॉग, इस ये भी बहुत ज़्यादा दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, पढ़ भी रहे हैं। ये क्या है? ब्रेन फॉग एक प्रकार का लक्षण है जिसमें कि हम साइंटिफिक टर्म में कॉग्निटिव फंक्शंस बोलते हैं, या सिंपल उसमें हम कहें तो हमारी जो दिमाग की जो क्रियाएं हैं कि जिसमें हम एक सोच पाते हैं किसी भी बारे में, उस पर एक्ट कर पाते हैं, उसमें काम कर पाते हैं। मीन्स कि एक प्रकार की हमारी थिंकिंग प्रोसेस जिसमें लॉजिकली हम सोच पाएँ, लॉजिकली काम कर पाएँ। तो बेसिकली क्या है, हमारा वो कॉग्निटिव फंक्शंस में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और उस तरह से हम एक्ट नहीं कर पाते हैं, या हम जो इंसान जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है वो भी काम वो उस तरीके से नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसको ब्रेन फॉग बोलते हैं कि वहाँ पे एक तरह से छाया, मतलब अंधेरा छा गया है या फॉग आ गया है, क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ को लेकर, इसलिए नाम दिया गया। अच्छा, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि वो इंसान बहुत अपसेट, मतलब विजिबली बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे। ये भी हो सकता है कि ऊपर से मुस्कुराता हो लेकिन अंदर से बड़ी सारी चीज़ों में कश्मकश चल रहा हो, जैसे कि हम ऑफिस कल्चर में देखते हैं। अब हम अपने कलीग्स के साथ देखते हैं, वो शायद 2 या 3 व्यक्तित्व जी रहे होते हैं। यहाँ ऑफिस में कुछ और, घर में कुछ और, अपने आप में कुछ और होते हैं। तो इस तरीके से लक्षण हम कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन में क्या है कि डिफरेंट तरह की सीवियरिटीज होती हैं, कैटेगरी होती हैं उनको, कि हम बोल देते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जिस इंसान को माइल्ड या मॉडरेट अमाउंट का डिप्रेशन है, वह इंसान जो दिन की अपनी एक्टिविटी है, जैसे कि ऑफिस में जाके काम करना, लोगों से बातचीत करना, वो किसी न किसी हद तक कर पाता है, लेकिन अंदर से उस तरह से नहीं कर पाएगा
कि जितना उसको परफॉर्म करना चाहिए, जितना उसको उसमें इंटरेस्ट आके करना चाहिए, या जितनी भागीदारी से उसको करना चाहिए, वह उतना नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ अपना मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा एफर्ट मार के वो उस चीज़ों को एक लिमिट तक कर पाता है। और यही रीज़न होता है कि आमतौर पे काफ़ी लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जो साथ रहते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत बार होता है वो ओवरली एंथुजियास्टिक दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरली खुश भी नज़र आते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता। लोगों को लगता है ये तो अच्छा खासा था, ये तो खुश रहता था, इसको ये तो पता ही नहीं चला। वही दिक्कत है, क्योंकि डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं, जो मैंने बोला माइल्ड मॉडरेट में, जो या तो बहुत क्लोज रहते हैं जैसे कि परिवार वाले हैं, या बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसके व्यवहार में ना कुछ अजीब सा है, मतलब पहले जैसा नहीं रहा है, पहले जैसा खुशनुमा नहीं रहा है, या पहले से घुल मिल के बात नहीं करता है, या पहले की तरह चीज़ों को एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे बोलते हैं ना कि चलो मूवी देखने चलते हैं, गेम, तो वो कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो क्लोज रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड सर्कल जो होता है वो तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन जो उसके साथ क्लोज नहीं है, मान लो ऑफिस में 10 लोग हैं तो उसमें से 1-2 ही उसके क्लोज होते हैं, 8-9 तो नहीं होंगे। तो मेजोरिटी ऑफ लोग क्या होता है कि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, और वो अगर वो काम में मान लो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे, तो वो उनको लगता है कि जानबूझ के कर रहा है। ओके, है ना? तो क्या ये लीड करता है एंजाइटी डिसऑर्डर को? क्योंकि अगर आप कश्मकश में फंसे हैं और कोई समझ नहीं रहा उस बात को, एंड आप अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, क्या ऐसा होता है? देखिए, एंजाइटी डिसऑर्डर एक अलग तरह की बीमारी है, डिप्रेशन एक अलग तरह की बीमारी है। पर डिप्रेशन में अगर इंसान जैसे परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसको धीरे धीरे उसकी थॉट प्रोसेस भी, जब डिप्रेशन बढ़ता है तो नेगेटिव होती है। अच्छा। अबाउट सेल्फ, अबाउट फ्यूचर, अबाउट अदर्स, की अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं इस काबिल नहीं हूँ। अगर कोई उसको कोई बोलेगा भी काम, तो उसको लगेगा नहीं, मैं इस अब काबिल नहीं रहा हूँ मैं। तो उससे क्या है, वो अपने बारे में ही नेगेटिव इतना हो जाता है कि वो फर्दर एक विशेष सर्कल सा बन जाता है, और डिप्रेसिव कॉम्बिनेशन उसको स्टार्ट हो जाते हैं, और डिप्रेशन में वो चला जाता है। और डिप्रेशन के साथ दिक्कत क्या है कि जिस इंसान को ये परेशानी चल रही होती है, हमारे समाज में आज भी स्टिग्मा इतना है, जिसको हम बोलते हैं ना भेदभाव, कि मेंटल हेल्थ के प्रति भेदभाव, उस वजह से वो एक्सप्रेस करने से भी डरता है। अगर वो किसी के साथ कहे कि मुझे ना मेरा मन अच्छा नहीं है, या मेरे को लग रहा है कि मुझे थोड़ा मन खराब है या उदास है, तो लोग उसका आज के समय भी, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी उसका मजाक बनाते हैं, या उसको बोलते हैं कि चलो ये कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही, मतलब डिप्रेशन बोलने के लिए एक टर्म है, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, आप अपना काम करो, ये करो। तो दिक्कत यहीं पे है कि एक तो स्टिग्मा बहुत है, दूसरा है इंसान को लगता है कि मेरे को कोई समझेगा नहीं, फिर तीसरा क्या है कि वो बोलेगा कि मैं ऐसा बोलूँ तो उसको लगेगा कि ये ना सोचे कि मैं काम ना करने के बहाने तो नहीं ढूंढ रहा हूँ, ऑफिस में है, स्कूल में जैसे बच्चों को लगता है कि कहीं टीचर डांट मारेगी, या स्कूल में बच्चे मजाक बनाएंगे। तो हर इंसान जो हर एज का है, उसके अपने अपने खुद के एक थॉट प्रोसेस उनकी अपनी होती है, साथ में रहने वालों का अपना एक डिप्रेशन के प्रति रवैया होता है। तो हमारा जो नकारात्मक रवैया है, एक ये आज के समय में भी, हम इस मॉडर्न सोसाइटी में होने के बावजूद भी, एक नकारात्मक रवैये की वजह से आज भी डिप्रेशन के अधिकतर लोग सहायता के लिए नहीं आ पाते हमारे पास, क्योंकि उनको शायद ये एक स्टिग्मा लगने का, या एक हमारी सोसाइटी में कि टैबू बन गया है कि इसको कहीं मैडनेस के साथ ना जोड़ा जाए। तो ज़रूरी है हमारे लिए ये समझना कि ये जो डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, एंजाइटी की बात कर रहे हैं, इसके लक्षणों को अगर हम समझेंगे तो शायद हम उस इंसान को जो कि इससे जूझ रहा है उसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं, और उसकी प्रॉपर मेडिकेशन के साथ हम उसको बहुत से ज़िंदगी के आने वाले खतरों जो कि वो अपनी ज़िंदगी पर भी ले सकता है, उससे बचा सकते हैं। डॉक्टर, एक वर्ड जो डिप्रेशन है, या एंजाइटी जो दूसरा वर्ड है, या मेंटल हेल्थ की बात करें, आजकल ये शब्द हमारी डिक्शनरी में ज़्यादा ऐड हुए हैं, स्पेशली बच्चों की। जब हम छोटे थे या हमारे पेरेंट्स ने तो इनके नाम सुने नहीं थे, हमने भी कभी अपनी ज़ुबान से वर्ड्स नहीं निकाले थे, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, इनफैक्ट एडल्ट से भी जो छोटे, जो स्कूल गोइंग हैं, वो भी इन शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो क्या सच में ऐसा बदलाव उनमें देखा जा रहा है, या समवेयर सोसाइटी और हम उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल? देखो, डिप्रेशन वर्ड यूज़ करना और डिप्रेशन बीमारी से पीड़ित होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। हमारी सोसाइटी में क्या है कि डिप्रेशन को या एंजाइटी, जैसे आपने एक शब्द किया, इन शब्दों को एक नकारात्मक, जैसे मैंने बोला कि उस तरह से यूज किया जाता है, या एक तरह से एक्सक्यूज की तरह यूज किया जाता है। तो वो बच्चों को अवेयरनेस की बजाय उसको गलत तरीके से कन्वे किया जाता है। एक है कि उसको इलनेस के बारे में अवेयर किया जाए कि ये एक तरह की बीमारी है, इसमें ये इस प्रकार की हेल्प होती है। एक है कि ये वर्ड है, इसकी वजह से आप एक्सक्यूज ले सकते हो, या
डिप्रेशन को लेबल करना कि डिप्रेशन वाला तो निकम्मा होता है, डिप्रेशन वाला काम नहीं कर सकता है, तो बच्चे उससे क्या होता है कि दे स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग कि मुझे तो डिप्रेशन हो गया, मैं काम नहीं कर सकता। तो वो हम ही जिम्मेवार हैं उसके कि हमने उन चीज़ों को कैसे कन्वे किया है। तो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, कि ये बच्चों की भाषा भी समझें और उनको प्रॉपरली गाइड करें ताकि वो इसके भी काइंड ऑफ विशियस सर्कल से बच भी सकें और इसको समझ भी सकें, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि शुरू में कि जो डिप्रेशन है, आज भी स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग, जो हमारा खुद का नेशनल डाटा बोलता है कि 75 से लेकर 92% तक लोग अच्छा बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद भी किसी प्रकार की सहायता के लिए नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टिल हम अवेयर ही नहीं है कि डिप्रेशन होता क्या है, उसमें किस प्रकार की हेल्प चाहिए होती है और हम लोगों को कैसे कन्वे करें। इसी वजह से WHO ने भी एक जो मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया था 3 साल पहले, वो लेट्स टॉक के थीम पे स्टार्ट किया था। वो इसलिए क्योंकि आज भी हम इस बारे में बात करना ही नहीं चाहते हैं, ना उसको समझना चाहते हैं कि डिप्रेशन एक प्रकार की कोई बीमारी है जिसमें इंसान की मदद की जा सकती है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो हार्ड स्टेप भी लेता है कई बार, तो उनको प्रिवेंट भी हम कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम उस चीज़ को ना तो समझना चाह रहे हैं और ना सोसाइटी उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेना चाह रही है। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ क्योंकि आपने लक्षणों के बारे में पहले भी बताया था कि जैसे वो कट के रहते हैं, सोसाइटी से कम बात करते हैं, क्या कुछ विजिबल चीज़ें भी, जैसे अंधेरे में रहना या हेडेक रहना या कुछ खाने का मन, कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसको नोटिस कर सकती हूँ? क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है, वही हैं जो करीबी हैं, जो समझेंगे। जैसे मैंने बताया कि इसमें ना जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें कि जैसे कम बातें कर रहा है, घुल मिल के नहीं रह रहा है, भूख कम हो गई है, या कई बार जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स में होता है ना कि आज चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं, आज ये मिठाई खाने चलते हैं, तो वो इंटरेस्ट एक्सप्रेस करना कम कर दिया है। उसको अगर मनपसंद दी जाए खाने में तो नहीं खाएगा, अवॉइड करेगा, भूख कम हो जाती है। घर वाले देखते हैं कि रात को सोता नहीं है, या तो जो इंसान है वो कमरे में ही लाइट जला के इधर उधर घूम रहा है, या लाइट बंद भी है तो आवाज़ें आ रही हैं, नींद अच्छे से नहीं आ पा रही है, नहाने में या जैसे सेल्फ हाइजीन में डिले करता है, आनाकानी करता है कि नहीं अभी मन नहीं है, बाद में कर लूँगा। कोई रिश्तेदार आया है, कोई फ़ोन आया या कोई अच्छा क्लोज फ्रेंड आया तो उससे भी जो पहले खुश होकर मिलना, उस तरह के वो नहीं करता है, वो अवॉइड करता है कि कोई मेरे से बात ना करे, मेरे को अकेला छोड़ दो। और जो कुछ इस तरह के सिम्टम्स भी कई बार बताता है इंसान, जैसे कि मुझे सर दर्द रहता है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी छाती में दर्द है या मेरी कमर में, तो कि शरीर में अलग अलग हिस्सों में दर्द है, सर दर्द मुझे हो रहा है, जिसका कोई हमें कोई ऐसा कोई कारण नहीं मिलता है जिस वजह से ऐसा होना चाहिए। तो कई बार एक इंसान इस तरह के सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है और एक्चुअल में उसको वो जब हम पूरी तरह डिटेल में देखते हैं तो डिप्रेशन होता है। ओके तो मेंटल हेल्थ का हमारी जो मेडिकल साइंस है, क्या उसमें कोई प्रॉपर इलाज है? डिप्रेशन जो एक बीमारी है, जैसे मैंने बोला मानसिक बीमारियों में एक डिप्रेशन है, हाँ। डिप्रेशन का 100% इलाज है। कुछ बीमारियां होती हैं जिनका इलाज नहीं है, क्योरेबल हैं, कंट्रोलेबल हैं, बट उनका ट्रीटमेंट के साथ ठीक रह सकता है। पर डिप्रेशन में क्या है, 100% क्योरेबल है। आप अच्छे से इलाज कराएंगे, अगर काउंसलिंग की तो काउंसलिंग कराएंगे तो इंसान बिल्कुल जैसे पहले होता है वैसे ही उसी अवस्था में आ जाता है। और इनफैक्ट हमने ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़, बड़े सारे लोग ऐसे देखे हैं अपने आसपास जिन्होंने सही टाइम पे प्रॉपर मेडिकेशन ली और फैमिली फ्रेंड्स ने साथ दिया तो वो उससे बाहर भी निकले। अच्छा, एंजाइटी डिसऑर्डर की अगर बात करें तो उसको अगर कोई इसको फेस कर रहा है तो इसको हम किस तरीके से एड्रेस करें, या फिर और स्पेशली जो खास तौर पे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ उन्होंने ज़्यादा टाइम बिताना है, वो इसको कैसे समझें? एंजाइटी जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि एंशियस रहना, कि परेशान, जॉब की बात है या एडमिशन नहीं हो रहा, क्योंकि आमतौर पे यही कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं मैरिड लाइफ को लेकर। ये तो हमारी देखो जिंदगी की इवेंट्स होती हैं कि शादी नहीं हो रही है, शादी होगी तो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है या जॉब मिल गई है तो छूट गई है, तो दीज आर द लाइफ इवेंट। तो इनके साथ जो स्ट्रेस क्रिएट होता है तो उस वजह से एंजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकती है। डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंस क्या है कि डिप्रेशन में इंसान का मन खराब रहता है, मन उदास रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। एंजाइटी में क्या है कि वो बेचैन रहेगा, उसको जो इंसान आएगा कि मेरी दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से धड़कती रहती है,
या मेरे को पसीने आ जाते हैं, हाथ पैर कांपते हैं, या कई बार होता है कि कोई टास्क मुझे करना है तो एकदम से एंजाइटी क्रिएट होती है। अगर हम इसको सिंपल सी उसमें समझने की कोशिश करें कि जब एग्ज़ाम होता है तो उस समय थोड़ी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, एकदम से सब कुछ अजीब सा महसूस होता है, अजीब सा बेचैनी सी महसूस होती है, या कोई बहुत लाइफ में बहुत ऐसी कोई बहुत बड़ी इवेंट होने वाली होती है, इंसान रात को सोएगा नहीं, बेचैन सा रहेगा, तो दैट इज़ ए नॉर्मल एंजाइटी। बट अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ जाए, वो डिसफंक्शन क्रिएट कर दे, तो हम उसको बोलते हैं कि इसको एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी मतलब टर्म है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, पर उसमें मेन यही होता है कि उसको बेचैन रहता है, घबराहट रहती है। इंसान आमतौर पे आके बोलता है मुझे घबराहट रहती है, या मेरी दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कती बहुत है। तेज हो जाती है। नींद ना आना भी उसके बीच में एक कारक होता है। तो हो सकता है कि कुछ इंसोम्निया से ग्रसित हों और उनको लगे, या किसी तरीके की और परेशानी से, तो वो क्या करते हैं कि खुद ब खुद स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं। वो कितना हार्मफुल है? देखिए, नींद नहीं आना एक प्रकार का लक्षण है। जैसे एक आपने टर्म की इंसोम्निया, एक होता है इंसोम्निया की सिर्फ नींद की बीमारी है, जिसका और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। एक है कि नींद नहीं आना किसी वजह से नहीं आना, हो सकता है उसको डिप्रेशन हो, इसलिए डिप्रेशन में भी नींद कम हो जाती है, हो सकता है उसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है इसलिए उसको नींद नहीं आ रही है, या कोई और शरीर में ऐसी बीमारी है जिस वजह से नींद नहीं आती है। पर इन सभी अवस्थाओं में आज क्या करते हैं कि लोग केमिस्ट पे चले जाते हैं या ऐसे, तो वो दवाई दे देते हैं कुछ ना कुछ। उन दवाइयों से होता क्या है कि वो फ़ायदा करने की बजाय नुकसान करती हैं, उनसे डिपेंडेंस हो जाता है। जैसे कि एक बड़ी कॉमन, अगर हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे लोग एक एल्प्रेक्स नाम से बड़ा यूज़ करते हैं टैबलेट, ये नींद के लिए पहले ले लेते थे। तो उससे क्या है कि जैसे इंसान को शराबी की आदत होती है, सेम उसको वो डोज की आदत पड़ उसी की आदत पड़ जाती है, और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी एज अ बढ़। ड्रग। हाँ, तो बिना प्रोफेशनल की हेल्प के, मतलब कोई डॉक्टरी सलाह के, मतलब जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है उसकी सलाह के बिना बिल्कुल भी दवाई ना लें। दूसरी गलती क्या करते हैं कि दवाई तो ले आते हैं, नींद आ जाती है, उनको पता लग जाता है मेरे को इस दवाई से नींद आ जाती है, पर वो बाद में खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर की सलाह लेने के बजाय वो खुद ही, उनको ये नहीं पता कि मेरे को इतने दिन दवाई लेना है, 10 दिन लेना है, 20 दिन लेना है, महीना लेना है, क्योंकि उस चीज़ में वो तो एक्सपर्ट नहीं है। कैसे उसको छोड़ना है, उसकी आदत पड़ जाती है उनको। वही है, वो क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी से उसको लेना शुरू कर देते हैं, और उस वजह से वो आदत पड़ती है, और उसके शरीर और फिजिकल और साइकोलॉजिकल, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों पे बहुत गहरे उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों के दिमाग में और भी बहुत से सवाल हैं। हो सकता है उन्हीं से रिलेटेड है, हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड से रिलेटेड है। आइए उन कुछ सवालों के साथ हम जुड़ते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि इतना स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, स्पेशली यूथ के अमंग। मेरा सवाल ये है कि अभी जो है लोग टेंशन में रहते हैं, मैं इससे कैसे निजात पाऊंगा, इसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ सर। क्वेश्चन यही है कि डिप्रेशन से हम कैसे थ्रू आउट करें। आजकल की युवा पीढ़ी है जो इतना स्ट्रेस है बच्चों में, तो जो ये चिंता है उसको कैसे कम किया जाए। काफ़ी फैसिलिटीज़ भी होती है, बट उसके बावजूद भी बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है। पढ़ाई का माहौल हो गया, जॉब्स हो गई, सब कुछ हो गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स टिप्स जिससे हम अपने स्ट्रेस कम कर सकें और हमें इतना, हमारी कंडीशन इतनी वर्स ना हो कि हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े एंड में। पूछना चाहूँगा कि बच्चों में आजकल स्ट्रेस ज़्यादा है, वो इससे कैसे उभरेंगे। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि डिप्रेशन को हम किस तरह से कंट्रोल या इस पर कैसे रुकाव डाल सकते हैं कि ये कम हो जाए, जिससे कि ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसी से रिलेटेड ही सवाल है, चाहे एजुकेशन की बात है या अपनी ज़िंदगियों की बात है। क्या ये आपस में इंटर रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। स्ट्रेस होता है कि कोई भी चीज़ हुई उसकी टेंशन लेना, दैट इज बेसिक, मतलब सिंपल भाषा में स्ट्रेस। वो तो हम सबके पास एक पैरेलल चीज़ों को लेकर है। हाँ, उस स्ट्रेस की वजह से वो स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता है, या एक के साथ 2-3 स्ट्रेस और आते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ इस तरह के वो बदलाव लेके आते हैं हार्मोनल लेवल पे और केमिकल लेवल पे, जिससे स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी या डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस होना तो एक लाजमी है, मतलब कि हमारी जो जीवन है इसमें, क्योंकि एक इंसान अपनी ज़िंदगी जिएगा बचपन से लेके बुढ़ापे तक, तो उसमें कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। तो उसमें जैसे एक महत्वपूर्ण सवाल था कि हम उनसे बचें कैसे। जी। तो सबसे ज़रूरी है कि हमारा एक लाइफस्टाइल जो है उसको हम ठीक रखें, कि हमें अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रिशन वाला फूड जिसमें हम सारे न्यूट्रिशन हों, टाइम पर हमने बेड पे सोना है, टाइम से उठना है, और
एक्सरसाइज करनी है। ये तो है हमारी लाइफस्टाइल की, हमें पूरे दिन में करना क्या है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा जो सोसाइटी में पहले एक, जैसे कि पहले स्पोर्ट्स सिस्टम जो होता था, आप गांव में देखें या शहरों में, पहले क्या था कि जॉइंट फैमिली सेटअप होते थे या बच्चे ग्रुप में खेलते थे। तो एक कहीं ना कहीं सोशल सपोर्ट सिस्टम था, जिससे हम अगर कोई स्ट्रेस आती है, कोई टेंशन आती है, तो एक दूसरे के साथ मिल बांट के उन चीज़ों को शेयर करके एक वेंटिलेशन हो जाता है या उन चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। तो वो हमारी आज की सोसाइटी में मिसिंग है कि हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, ना किसी के साथ खेलना चाहते हैं। आज के बच्चे देखेंगे आप, या तो वो मोबाइल में लगे रहते हैं या वो गेम्स, जो ऑनलाइन गेम्स में लगे रहते हैं। इस वजह से इनका जो प्रचलन है, जैसे कि गेमिंग एडिक्शन, स्क्रीनिंग एडिक्शन, ये हमारे समय में नहीं होती थी चीज़ें। तो एक कहीं ना कहीं वो मॉडर्नाइज, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मोबाइल नहीं देना है, मोबाइल किस पर्पज़ के लिए देना है, कितना देना है, वो अलग अलग बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक कारण है। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि आज के टाइम में आप देखेंगे फ्रेंड सर्कल या एक दूसरे से, बच्चे से, मतलब बाहर जाके आप देखेंगे कोई फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है, ना कोई फिजिकल गेम खेलते हैं। तो ये बहुत से ऐसे हमारी सोसाइटी में ऐसे चीज़ें उत्पन्न हो गई हैं, जिस वजह से ये सारा चीज़ें बढ़ रही हैं कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रहा है। क्योंकि शेयरिंग कम हो गई, थॉट प्रोसेस की शेयरिंग कम हो गई, वो कोलैबोरेशन सिर्फ डिजिटली ही रह गया। अदरवाइज हम खुल नहीं रहे किसी के साथ, ना पार्क में मिल रहे हैं और ना अपने इश्यूज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो विश्वास भरोसा कम हो गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो ज़रूरी है कि हम खुद में भी विश्वास करें और आसपास भी ये पॉजिटिविटी हम ज़रूर स्प्रेड करें। अच्छा सर, बायोपोलर डिजीज़, क्या वो भी इसी का हिस्सा, बाइपोलर जो डिसऑर्डर होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक मानसिक बीमारी है। उसमें बाइपोलर मतलब कि बाई मीन्स दो पोल हैं, एक अप जाता है, एक डाउन जाता है। तो इसलिए उसको बाइपोलर नाम दिया गया है। तो जैसे कि एक है डिप्रेशन, एक पोल हम मानते हैं डिप्रेशन को कि वो जो इंसान को डाउनवर्ड ले जाता है, तो दैट इज द लोअर पोल। एक इसका बिल्कुल अपोजिट होता है कि इंसान इसके विपरीत बिहेव करता है। इसमें ये इंसान दुखी है, वहाँ पे बहुत खुश रहेगा, एक्सेस में खुशी रहेगा, एक्सेस में ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, नींद बिल्कुल कम हो जाएगी 1-2-3 घंटे की, नई नई चीज़ें खरीदेगा, अच्छा अच्छा खाने को मन करेगा, नए नए कपड़े एक्सेस में बाइंग करेगा जिसकी कोई नीड नहीं है, अननेसेसरी बाइंग। और उसमें एक तरह का अपने अंदर ना एक अलग तरह की एनर्जी में रहती है इंसान में कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अब आप कहोगे ये तो सारी अच्छी चीज़ें हैं, बुरा क्या इसमें? लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इन सब चीज़ों में वो डिसरप्टिव बिहेवियर हो जाता है कि एक टास्क कंप्लीट नहीं करेगा, उससे पहले वो दूसरा कर देगा। मतलब कि एक जो होना चाहिए वो भी नहीं करेगा, खराब। कि मान लो कपड़े धोने, वो जल्दी से डालेगा और उसको बीच में छोड़ के ऐसे ही सुहा देगा, फिर खाना बनाने लग जाएगा, खाना कच्चा कुच्चा छोड़ा, फिर और कुछ कर। तो मतलब क्या है कि एक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाती है, पर उसको लगता है कि मेरे से अच्छा इंसान, या वो उसको मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हाँ, लेकिन एक्सट्रीमनेस चली जाती है। एक्सट्रीम में चली तो ये जाती है। बहुत ज़रूरी है कि मेरी रिक्वेस्ट भी है जितने भी हमें देख रहे हैं कि अगर हम अपनी फैमिली में या अपने आसपास दोस्तों में या किसी को भी पड़ोसी में या किसी को भी अगर हम देख रहे हैं कि इस तरीके की टेंडेंसी है, तो प्लीज़ ज़रूरी है हमारे लिए कि हम टाइमली मनोचिकित्सक से ज़रूर मिलें ताकि टाइम से इसका इलाज संभव हो सके। जैसे आपने बताया था कि कभी-कभी सेल्फ डिस्ट्रक्टेड भी हो जाता है किसी भी तरीके का डिसऑर्डर जो कि मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या इसमें हमारा लाइफस्टाइल अगर हम बेटर करें, क्योंकि बहुत से जितने भी अलग अलग तरीके की इलनेस हैं उसमें योग प्राणायाम को काफ़ी एम्फेसिस दिया जाता है, तो क्या उसका भी कुछ रेमेडी इसमें कारगर है? जैसे आपने कहा ना योग प्राणायाम, इनका देखिए, इसको हम हमारे जो साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं माइंडफुलनेस टेक्निक। ओके। और हमारे, क्योंकि हम बोलते सिंपल सी भाषा में ध्यान लगाना, प्राणायाम करना, अलोम विलोम, तो दीज आर द टेक्निक्स। तो हम इसको ब्रॉड हम बोलते हैं माइंडफुलनेस टेक्निक। तो ये टेक्निक जो है साइंटिफिकली एविडेंट है, ये बहुत हेल्प करती हैं, नॉट ओनली इन द प्रिवेंशन ऑफ डिप्रेशन, जैसे इसको हम रोक सकते हैं, एंजाइटी को रोक सकते हैं, क्योंकि ये करने से हमारा जो थ्रेशोल्ड होता है एंजाइटी डिप्रेशन का बढ़ जाता है। तो मतलब किसी प्रकार के कोई स्ट्रेस आता है तो हमें जितना एंजाइटी है वो नहीं होगा।
दूसरा, अगर किसी को एंजाइटी है भी और डिप्रेशन है भी, अगर ये चीज़ें करेगा इंसान, तो उससे उसको पॉजिटिव, मतलब बोलते हैं, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, दूसरा उसमें पॉजिटिव इमोशंस आते हैं। तो ये ट्रीटमेंट में मतलब काफ़ी हेल्पफुल है। कई बार हमने देखा है कि जब हमारा ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिकेशन से काम नहीं चलता है, तो हम ऐड ऑन करते हैं इन थेरेपीज़ को, और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट पाए गए। ओके, अलग अलग तरीके के टेस्ट इसमें किए जाते हैं। एक मल्टी कलर टेस्ट भी नाम जोड़ा जाता है, सर वो क्या है? बस ऐसे लगता है कि थोड़ा पढ़ा है मैंने, बट मैं जानती हूँ कि आप उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, डिप्रेशन, एंजाइटी को आइडेंटिफाई करने के टेस्ट हैं, पर वो स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं। स्क्रीनिंग Okay. मतलब कि वो इंडिकेट कर सकता है कि हमें इस, मान लो पॉजिटिव स्क्रीनिंग में मान लो कि पॉजिटिव आता है कोई हाँ इंसान, जी, हाँ तो जी। इसका मतलब ये है कि हमें उसको डिटेल में विस्तृत जानने की जरूरत है। तो बेसिकली क्लिनिकल हमारे मतलब मानसिक चिकित्सा में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि किसी प्रकार की कोई जांच नहीं है, खून मतलब ब्लड टेस्ट, एक्सरे, हाँ जी। एमआरआई, ऐसा या कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे हम जी। कह सकें कि ये तो 100% ये बीमारी है। ये बीमारी हाँ, तो वो हमें क्योंकि इंटरव्यू के बेस पे उसकी डिटेल में जांच करके बात करके ही पता लग पाएगा, या उसके आसपास जो रहते हैं उनसे बात करके ही पता लग पाएगा। ओके, सो क्या इसकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी होती है, या फिर इट कैन ऑल्सो लीड टू कि फैमिली में किसी और को होने की संभावना होती है? लाइक हम कहते हैं हेरिडिटरी तो नहीं है? देखिए, जिस परिवार में ये बीमारी है, मान लो किसी के पेरेंट्स को बीमारी है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि पक्के तौर पे बच्चों को बीमारी हो जाएगी। हेरिडिटरी का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अनुवंशिक, चलना। हाँ जी। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर पेरेंट्स को बीमारी है तो होने की संभावना बढ़ जाती है। कि मान लो अगर हम 100 पेरेंट्स ऐसे पकड़े जिनको कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे मान लो 2 बच्चों को डिप्रेशन होता है, और यहाँ पे हम 100 पेरेंट्स ऐसे पकड़े जिनको सबको डिप्रेशन था, उनके बच्चों में हम देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 या 4 बच्चों को डिप्रेशन, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, पर ऐसा नहीं है कि हो जाएगा। तो फिर आप अपने दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आज का विषय हमने इसलिए चुना क्योंकि इसमें कोई एज ग्रुप नहीं बंधा हुआ, बुजुर्ग से लेकर एडल्ट से लेकर बच्चे से लेकर हर कोई इसके प्रकोप में हम कह सकते हैं, या फिर इससे अफेक्टेड हो रहा है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी जो है कि जिस इंसान को लगता है कि मेरा मन ठीक नहीं है, या मुझे किसी प्रकार की कोई घबराहट हो रही है, या अजीब सा महसूस करता है, किसी भी तरह से अजीब सा महसूस करता है, तो उस इंसान को किसी भी प्रकार की मदद लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। चाहे वो अपने दोस्तों से लें, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से लें, या अपने स्कूल में अपने टीचर के साथ शेयर करें, ऑफिस में अपने सीनियर्स के साथ या जूनियर के साथ, जिनके साथ होगा उनके साथ ज़रूर करें। और दूसरा, उन लोगों के लिए जो चीज़ों को सुनते हैं कि किसी दोस्त ने बताया, किसी ने, वो उसको इग्नोर कभी ना करें। किसी ने अगर उनसे कोई दुख की बात या ऐसा कुछ शेयर किया है, उसको कभी भी मजाक ना समझें, उसको बिल्कुल सीरियस होकर सुने, ताकि वो उसमें कॉन्फिडेंस गेन करें, और लगे कि इस इंसान को किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है तो उसकी मदद करें, उसको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या अप्रोप्रिएट एक जगह उसको हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करें। एक मैसेज मैं चाहूँगी कि इसके साथ ज़रूर आप कहें, क्योंकि हमने कहीं कहा था लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, तो सुसाइडल केसेस बहुत सारे हमने पढ़े भी, इंडस्ट्री से लेकर आम लोगों तक देखे भी, बहुत दिल को चोट पहुंचती है। तो ये एक माध्यम है कि हम चाहते हैं कि आप इसके थ्रू पेरेंट्स को भी, इनफैक्ट इंडिविजुअल्स को भी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कर सकते हैं, और हम सुसाइड जैसी चीज़ों को रोक सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने बच्चों को या दोस्तों को हमेशा जो भी वो चीज़ बोलते हैं उसको बड़े ध्यान से सुने, और उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप और बीमारियों को देते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी नहीं, आप समाज की भी मदद कर पाएंगे। सुनना, देखना, समझना बहुत ज़रूरी है, और ये कहानी सिर्फ हमारे घर तक ही केंद्रित नहीं है, हमारे आस पड़ोस, हमारे ऑफिस के कलीग्स तक। अगर आप किसी की पर्सनालिटी में मेजर चेंजेस होता हुआ देखते हैं और लगातार देखते हैं, तो प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। सबसे बड़ी मदद है मनोचिकित्सक से उनको मिलवाइए, ताकि इस
समस्या का समाधान मिल सके और ज़िंदगियों का आशीर्वाद मिल सके। आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर असीम, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और हमारे सैटेलाइट चैनल डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा के साथ भी देखेंगे और हमारे OTT वेव्स को भी डाउनलोड कीजिए और उस पर भी आप इस कार्यक्रम को ज़रूर देखिए। अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज के इस हेल्थ शो में जुड़ने के लिए मैं निधि आपका तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ।